हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके अंदर अक्सर ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये चार प्रश्न हैं जो इस प्रकार से राष्ट्रपति के संदर्भ में आ सकते हैं, जो कि एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर हर बार अक्सर इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल में इन प्रश्न के उत्तर आपको बताने वाले हैं, किस प्रकार आप एग्ज़ाम में इसका उत्तर देंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। तो आपको किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति देश के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है भारत का, उसे संविधान की तरफ से बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं और यह संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। यह आपको ज़रूर लिखना है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर, भारत के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान किया गया है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे को इसका उत्तर अच्छे से आता है। फिर आगे लिखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और मतदान क्या होता है, एकदम सीक्रेट होता है, गुप्त होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के मापमान में एकरूपता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। संघ और राज्यों में एकरूपता के लिए एक फार्मूला निश्चित किया गया है, जो संसद और राज्यों की विधानसभाओं में प्रत्येक सदस्यों की मतों की संख्या निर्धारित करता है। अब वो फार्मूला कौन सा है? इसके अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या निर्धारित करने का निम्न फार्मूला है। ये फार्मूला है, इसमें क्या होता है कि राज्य की जनसंख्या कुल, और उसको डिवाइड करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और उसे फिर मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, तब ये फार्मूला काम करेगा। इसके अलावा इसी प्रकार संसद सदस्य के मतों की संख्या निम्न फार्मूले से सुनिश्चित की जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या, उसको डिवाइड करेंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। इस प्रकार संसद के कुल मतों की संख्या इससे निकल कर आएगी। और इससे पहले जो फार्मूला था, इसके अनुसार विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या को निर्धारित करने वाला ये फार्मूला आपको मैंने बताया, जो रेड है, जो रेड फॉन्ट में आपको दिख रहा है, ये फार्मूला है। ये आपको लिख देना है। ये आप लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। अर्थात
पहले सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्यों के मतों की कुल संख्या निकाल ली जाती है। फिर सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का उसमें भाग दिया जाता है। भाग देने से जो संख्या आती है वही एक सदस्य के मतों की संख्या होती है। आपको समझ आ गया होगा। यदि गुणित लेने के बाद शेष संख्या आधे से अधिक है तो उसे एक मत के बराबर मान लिया जाता है। यदि आधे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाता है। ये इसमें मतों की संख्या निकालने का फॉर्मूला था। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ योग्यताएं हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। पहली योग्यता है नागरिकता के बारे में। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी इसमें योग्यता आयु की है। इसमें आयु कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है लोकसभा सदस्य की पात्रता। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता रखनी चाहिए। ये तीसरी योग्यता है। चौथी है लाभ का पद धारण न करना। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ये हमने आपको 4 राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये आपको बताई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि महाभियोग के बारे में कि महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत आती है। 61 के तहत यह प्रक्रिया आती है जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। महाभियोग के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। ऐसे ही नहीं हटा सकते। जब कोई संविधान का उल्लंघन यदि राष्ट्रपति करता है तो उसको हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किन किन चरणों में की जाती है वो चरण हैं। सबसे पहला चरण है इसका प्रस्ताव का गठन। संसद का कोई भी सदन महाभियोग की कार्यवाही शुरू कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आरोप बताने वाले प्रस्ताव को एक संकल्प में शामिल किया जाना चाहिए। पहला हो गया प्रस्ताव का गठन हो गया है। फिर संकल्प में गठन के बाद संकल्प पर हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव को सदन में सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई द्वारा प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का इरादा बताते हुए हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। ये संकल्प पर हस्ताक्षर दूसरा। अब तीसरा संकल्प की सूचना। संकल्प की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित में दिया जाना अनिवार्य है। पहला हो गया कि आपका प्रस्ताव का गठन हो गया, फिर उसमें संकल्प को शामिल करने के बाद संकल्प पर हस्ताक्षर, फिर संकल्प की सूचना 14 दिनों में दिया जाना, और चौथा है संकल्प पारित करना। संकल्प पारित किए जाने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक माना गया है। संकल्प पारित करने के बाद उसका अन्वेषण किया जाएगा। आरोप के पश्चात उसका अन्वेषण दूसरे सदन द्वारा या तो स्वयं द्वारा किया जा सकता है या फिर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कराया जा सकता है। अन्वेषण जब पूरा हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चलती है। छठा पॉइंट है राष्ट्रपति को हटाना। अन्वेषण पर यदि आरोप सिद्ध हो जाता है और उस दूसरे सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा उस संकल्प को पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर भी प्रदान किया जाना आवश्यक है। भारत में अभी तक ये ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया गया हो।
अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति शुरू से ही स्पष्ट नहीं रही है। यह कहा जाता रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वह कभी भी तानाशाह बन सकता है, तो कभी उसे मात्र एक संवैधानिक अध्यक्ष ही कहा जाता है। अनुच्छेद 53 में यह उपबंध किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इनका उपयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये आपका हो गया कि संवैधानिक स्थिति क्या है राष्ट्रपति की। एक तरीके से औपचारिक तौर पर इसमें बताया गया है। बहुत सी इसमें राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनका उपयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ये संवैधानिक स्थिति थी। और अब राष्ट्रपति की शक्तियां हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। इसमें राष्ट्रपति की पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है कार्यकारी शक्ति के अंदर। दूसरा है सरकारी कार्यवाहियाँ। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी शक्ति है नियुक्ति की शक्ति है। देश के शीर्षस्थ पदों पर नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। चौथी है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, मतलब सैन्य शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। विदेश संबंध पांचवी शक्ति है विदेश संबंध है। विदेशों में राजदूतों एवं उच्चायुक्तों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और छठी है विधि निर्माण। विधि निर्माण में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सातवां है अध्यादेश जारी करना। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यदि किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो वह उसे उम्र कैद में भी बदल सकते हैं और उस जो सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। नौवां है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। ये आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की। अब लास्ट में है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब राष्ट्रपति के पास एक मंत्रिपरिषद होता है जो उन्हें सलाह देती है। इस परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति अपने निर्णय में इस मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार भी होता है कि वे मंत्रिपरिषद से किसी भी मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह के अनुसार निर्णय लेते हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं में दो बातें क्या होती हैं, स्पष्ट होती हैं कि पहला, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकेगा, लेकिन ऐसे पुनर्विचार के पश्चात मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई राय को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होंगे? आबद्ध होंगे। अब भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद का नियंत्रण है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या है? मंत्रिपरिषद का नियंत्रण है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राष्ट्रपति शक्ति विहीन है या फिर कठपुतली हैं। राष्ट्रपति के पास अभी भी कई ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और जिम्मेदारियां हैं। पहली है कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, संसद के सत्रों को बुलाते हैं और समाप्त करते हैं, और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये कार्यकारी शक्ति हैं। और दूसरी इसमें है विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को पर अपनी सहमति देते हैं और उन्हें कानून बनाने के लिए मंजूरी देते हैं। तीसरे है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक रबर की मोहर के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। नहीं, राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं और देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। वह मंत्रिपरिषद को अपनी राय दे सकते हैं और उनका मार्गदर्शन भी
कर सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है और भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों की हमने आज इस प्रश्न के माध्यम से विवेचना की इस वीडियो में। और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा और इस प्रकार से आप उत्तर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेज हैं। यदि 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको 8 या 9 या 10 नंबर एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं, आपको जिस प्रकार से जैसे शक्तियां हैं मैंने लिखी हैं, आपको पॉइंट्स से पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि हाँ बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा और इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।